हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल एपिटोरियल एकेडमी पे, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्लास लेने वाले हैं, जो कि होने वाला है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगभग सभी डिफेंस एग्ज़ाम्स में आज के टाइम में पूछा जाता है, जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम इसे पढ़ के जाएंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि अमेंडमेंट होता क्या है, फिर अभी तक हमारे देश में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट कौन कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका प्रोसीजर क्या होता है अमेंडमेंट करने का। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ मेजर अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में पढ़ता आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे अमेंडमेंट होता क्या है। अमेंड तो विथ टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ रिफॉर्म्स की नीड पड़ी। तो जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है, उसको ही हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है, जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 360 में, जिसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड इट एंड इट्स प्रोसीजर। बट इसमें एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस 1973 में बोल लिया है। अब हम लोग जानते हैं कि अभी तक हमारे देश में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो हमारे देश में अभी तक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं एज पर सितंबर 2023। उसके बाद अब दोस्त हम जानेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है अमेंडमेंट करने का। तो अमेंडमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक बिल इनिशिएट करना पड़ता है, जो कि किसी भी हाउस से हो सकता है, इधर राज्यसभा एंड लोकसभा। इसमें प्रेसिडेंट की परमिशन की नीड नहीं होती है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि दोनों हाउसेज में बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद इसे प्रेसिडेंट के पास एसेट के लिए भेजा जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट्स नहीं है कि वो अपना वेटो यूज करे अमेंडमेंट बिल में। प्रेसिडेंट के एसेट के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो कि सभी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम कुछ पढ़ पाएंगे, इतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, जिसमें सब्जेक्ट दिया गया है कि 9th शेड्यूल को ऐड किया गया है। 9th शेड्यूल क्या है? तो 9th शेड्यूल यह है कि सेंटर स्टेट जो लॉ बनाते हैं उनको हम कोर्ट में डिफेम नहीं कर सकते हैं। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जो कि 1956 में होता है, जिसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए बन सकता है कि हाई कोर्ट। फिर उसी में बात किया गया है कि एक ही गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर बन सकता है। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जो कि 96 में होता है, जिसमें बात किया गया है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था 1958 में, उसके बारे में बात किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं तो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1961 में। इसमें सब्जेक्ट क्या था? दादर नागर हवेली को इनकॉर्पोरेटेड यूनियन टेरिटरी बनाया गया था इंडिया का। फिर हुआ 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1962 में हुआ था, जिसमें गोवा दमन दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। फिर 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1962 में ही, जिसमें नागालैंड को आर्टिकल 371 में ऐड किया गया था। फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1962 में, जिसमें पौंडीचेरी को इनकॉर्पोरेटेड यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1971 में, जिसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट की एसेट की प्रेसिडेंट एसेट कंपल्सरी है जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करते हैं।
फिर आता है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1972 में हुआ था, जिसमें लोकसभा के सीट्स को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। उसके बाद फिर होता है 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, जिसमें सिक्किम को इंडिया का एसोसिएट स्टेट बनाया जाता है। फिर होता है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, जिसमें सिक्किम को दोबारा एक फुल फ्लैग्ड स्टेट बना दिया जाता है इंडिया का अंडर आर्टिकल 371 एफ में। इतना होने के बाद फिर हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 जो कि 1976 में हुआ था। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जिसमें बात किया गया है सबसे पहले प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले ये तीनों शब्द प्रियम्बल में नहीं था। प्रियम्बल पूछेंगे कुछ लोग क्या है, तो प्रियम्बल लाइक अ समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या और कैसा है। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही बात किया गया है 7th शेड्यूल का। तो 7th शेड्यूल में जो कि 5 स्टेट लिस्ट थे उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। फिर उसके बाद से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मेंशन है आर्टिकल 51A में। फिर उसके बाद से जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू पावर को कर्टेल किया गया है, शो किया गया है। फिर इसी अमेंडमेंट में 4 न्यू DPSP ऐड किए गए थे। DPSP यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज़। अब इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, पहले आप यहाँ से समझ लीजिए। तो यहाँ पे 4 न्यू DPSP ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि है 39, 39A, 43A, 48A, इसको ऐड किया गया। फिर उसके बाद आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आता है, जिसमें सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारा पहले फंडामेंटल राइट था अंडर 31A में, इसको रिमूव करके, इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके लीगल राइट बना दिया गया अंडर 300A में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से होता है कि कुछ चेंजेस किया जाता है नेशनल इमरजेंसी में, जिसमें वार को चेंज करके लिखा जाता है एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके लिखता है आर्म रिबेलियन। उसके बाद होता है हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 1985 में, जिसमें 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अब एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि कोई भी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में बहुत सारे हैं, तो कोई दूसरे पार्टी से अगर इलेक्शन जीत जाता है, फिर वो अपना पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टी में जाता है, तो उसके ऊपर अप्लाई होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बारे में भी हम कभी एक अच्छा सा सेशन लेकर आएंगे डिटेल वीडियो में। उसके बाद होता है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिसमें जो वोटिंग का एज है इंडिया में उसको 21 से बढ़ाकर 18 कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि 1990 में आता है, जिसमें बोला गया है, जिसमें मल्टी मेंबर नेशनल काउंसिल SC/ST जो है, तो SC/ST का मल्टी मेंबर नेशनल काउंसिल एस्टेब्लिश किया जाता है, और जो ऑफिसर थे, स्पेशल ऑफिसर थे SC/ST के ऑफिस के, उसको रिमूव कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, जिसमें होता है कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का। फिर आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, जिसमें पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसको ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में, और इसको ऐड किया गया 11th शेड्यूल ऐड किया गया इसी से। फिर आता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में ही आता है, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, जो कि ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में, और
12th शेड्यूल में ऐड किया गया है। फिर आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो जिसमें क्या किया जाता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है तो उसको कंपलसरी कर दिया जाता है, जो कि फंडामेंटल राइट में भी बात करता है। तो 6 से 14 ईयर के जो भी बच्चे हैं, इसका मतलब है 6 से 14 के जो भी बच्चे हैं तो उनके गार्जियन को, गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन देना है कंपलसरी। और फिर इसी चीज़ को डीपीएसपी में ऐड किया गया है, जो कि 51A में ऐड किया गया है। फिर आता है हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है, तो हमारे आसपास में जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में लघु उद्योग बोलते हैं, उसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। तो उसको इंट्रोड्यूस इसी में किया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में। फिर जो आर्टिकल 19 है एफआर का, उसको भी इसी में इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर जो फिर 43B जो डीपीएसपी है, उसको भी इसी में ऐड किया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। फिर उसके बाद आता है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2015 में आया था, जिसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 में जो हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जिसमें कुछ जिसमें कुछ टेरिटरीज को एक्सचेंज किया गया था, उसके बारे में ये बात करता है। फिर हमारा आता है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2016 में आया था, जो कि बात करता है जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स। अब गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि हमारे देश में एक साल में जितने भी गुड एंड सर्विस बनते हैं उसको जीएसटी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल वीडियो एक लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2018 में हुआ था, जिसमें नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिला था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। फिर हमारा आता है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में हुआ था, जिसमें बात किया गया कि ईडब्ल्यूएस को मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इसको अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले बार फिर किसी ऐसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप जाकर सर्च करिए epitorial.academy। थैंक यू।